हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह से आज के भी इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें बेसिकली मैं बात करूंगा जो कि रिसेंटली जीएसटी की 53 काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा 22 जून को जीएसटी काउंसिल की 53 मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए हैं और वो ग्रेजुअली अब आपके जीएसटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, वैसे तो ये 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्शन होने के बाद जब नई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई है, फॉर्म हुई है, तो उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, जिसमें कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें कुछ मेजर रिकमेंडेशन प्रपोज की गई हैं, जो कि अब आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर की फॉर्म्स में देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पूरे रिकमेंडेशंस को डिकोड करने वाले हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये एक्चुअली में क्या रिकमेंड किया गया है और आपके बिजनेस में ये किस प्रकार से इंपैक्ट कर सकता है। तो अगर आप खुद का बिजनेस मैनेज करते हैं या आप अगर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं, सेमी प्रोफेशनल हैं और आप ऐसे में अपने क्लाइंट्स के लिए या आप अपने प्रैक्टिस के एरिया में इन चीजों को समझ लेते हैं, तो वहां पर आप उनको इजीली अंडरस्टैंड या कोरिलेट कर पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज बेसिकली अ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पर जो पीडीएफ अपलोड हुआ है अबाउट द रिकमेंडेशंस। तो यहां पर जितने भी रिकमेंडेशंस लिए गए हैं इन द 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, वो सब यहां पर मेंशन किए गए हैं। अगर आप इस वाले पेज को देखेंगे तो ये केवल हाइलाइट्स हैं, जो मेजर डिसीजंस यहां पर हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स को यहां पर नीचे भी कवर किया गया है, तो मैं इनको यहां से ना करा के आपको पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करवाऊंगा। हालांकि जितनी चीजें आप इस पेज पर लिखी हुई देख रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर इन द रिकमेंडेशंस। काफी लंबी रिकमेंडेशन है। अगर आप इस पीडीएफ को ही देखेंगे तो अपने आप में आप पाएंगे कि ये पूरे 10 पेजेस का पीडीएफ है। हालांकि जो सही चीज यहां पर हमारी स्टार्ट होती है डिस्कशन वाइज, वो यहां से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला जो चेंज यहां पर है वो जीएसटी के टैक्स के रेट्स में हुआ है। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, जब ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उससे पहले भी कुछ बातें चल रही थी और उसके बाद तो फिर ये कंफर्म हो ही गया था कि जीएसटी के रेट्स में कई जगहों पर चेंज आने वाला है। तो हालांकि जैसा कि काउंसिल ने रिकमेंड किया है, तो वो चेंज यहां पर रिकमेंड हो चुका है। एक चीज मैं आपको क्लियर बोल दूं दोस्तों, अभी ये रिकमेंडेशंस हैं, अभी आप इसको फाइनल मत मानिएगा जब तक कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर इसके रेस्पेक्ट में आ नहीं जाता। तो जनरली होता क्या है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में चीजें रिकमेंड की जाती हैं, देन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर सीबीआईसी की तरफ से उनके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, देन अकॉर्डिंगली वो चीजें फिर लॉ में इंट्रोड्यूस हो पाती हैं। तो अभी दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस। हालांकि ये बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स की फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं जीएसटी के रेट्स में क्या चेंज हुआ है। तो यहां पर इन्होंने एक यूनिफॉर्म रेट कर दिया है दोस्तों, 5% आईजीएसटी, जो कि एप्लीकेबल होगा इंपोर्ट ऑफ पार्ट कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, टूल एंड टूल किट ऑफ एयरक्राफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एचएसएन क्लासिफिकेशन। तो पहले जो डिफरेंट रेट्स हुआ करते थे इन पर्टिकुलर आइटम्स पर या कैटेगरीज पर, अब उसको यूनिफॉर्म 5% कर दिया है। यहां पर अब डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो आपकी मिल्क केन्स होती हैं, स्टील की, आयरन की, एल्युमिनियम की, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूज, वो 12% जीएसटी के कवरेज में आ गई हैं। तो अब उनका भी जीएसटी का जो रेट है वो बदल दिया गया है। देन जो जीएसटी रेट होता था कार्टन बॉक्सेस पर, जो कोरोगेटेड या नॉन कोरोगेटेड पेपर्स के होते हैं या पेपर बोर्ड के होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया गया है 18 से 12% पर। इसका मतलब जो पहले आप कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस खरीदा करते थे, पेपर वाले कोरोगेटेड या नॉन कोरोगेटेड, वो 18% पर टैक्सेबल हुआ करते थे, अब उन पर टैक्स का रेट 12% कर दिया गया है। दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, अभी फाइनल इसका आउटपुट नोटिफिकेशन सर्कुलर आना बाकी है। उसके बाद दोस्तों, जो सोलर कुकर्स होते हैं उसको अब 12% जीएसटी के कवरेज में ले आए हैं। देन अमेंड द एग्जिस्टिंग एंट्री कवरिंग पोल्ट्री कीपिंग मशीन एट्रैक्टिंग 12%। तो अब जो पोल्ट्री कीपिंग मशीन्स हैं उस पर 12% का जीएसटी रहेगा। देन इसके बाद आप देख सकते हैं, टू क्लैरिफाई दैट ऑल टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर
will attract 12% GST to regularize the past practice as where is basis to view of genuine interpretational issues। तो यहां पर अब इन्होंने इस चीज को भी क्लैरिफाई कर दिया है। एक्चुअली जिसके बिजनेस से ये वाला पॉइंट रिलेट है वो इसको बेटर वे में समझ पाएगा। देन दोस्तों यहां पर इन्होंने डिफेंस फोर्स से रिलेटेड कुछ चेंज किया है। टू एक्सटेंड द IGST एग्जम्पशन ऑन इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड आइटम फॉर डिफेंस फोर्स फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर टिल 30 जून 2029। तो जो डिफेंस फोर्स के लिए आप इंपोर्ट किया करते थे वहां पर IGST आपसे चार्ज नहीं किया जाता था, एक एग्जम्पशन दे रखी थी। उस एग्जम्पशन के पीरियड को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। सिमिलरली यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज एग्जम्पशन दे दी है यहां पर इन्होंने कंपनसेशन सेस से रिलेटेड। तो टू एग्जेम्प्ट कंपनसेशन सेस ऑन इंपोर्ट इन SEZ बाय SEZ डेवलपर और यूनिट फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। तो ये एक एग्जम्पशन यहां पर आ गई है। मिसलेनियस चेंज आपके लिए उतने रेलिवेंट नहीं है, मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स पर बात करूंगा जो आप लोगों के लिए एक जनरल प्रैक्टिस में रेलिवेंट है। इसका मतलब इफ यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड टू दीज चेंजेस वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट जो मैक्सिमम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एक जनरल GST प्रैक्टिशनर के ऊपर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं, उनके क्लाइंट्स पर क्या चीजें एप्लीकेबल होती हैं, हम उनको मेजरली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा PDF में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है पॉइंट वाइज। नाउ बात करते हैं अब सर्विसेज से रिलेटेड उन्होंने मेजर चेंजेस दोस्तों इस रिकमेंडेशन में जो GST काउंसिल मीटिंग हुई है वो रेलवे की सर्विसेज को लेकर किया है, जिसमें मोटे मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट है उस पर GST हटा दिया है। जो रेलवे में आप क्लॉक रूम या वेटिंग रूम लेते हैं उसके ऊपर जो GST चार्ज होता था उसको हटाने की बात यहां पर रिकमेंड की गई है। सो ये कुछ स्पेशल पॉइंट यहां पर रिलेटिंग टू सर्विसेज किए गए हैं मेजरली फॉर द रेलवेज। देन इसके बाद अदर चेंजेस रिलेटेड टू सर्विसेज वो आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज को एग्जम्पशन दे दिए, कुछ सर्विसेज के रेट्स चेंज कर दिए हैं। दोस्तों जो आप लोगों के लिए चेंजेस किए गए हैं वो एक्चुअली में यहां से एप्लीकेबल होते हैं पॉइंट नंबर B से, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। मतलब एक व्यक्ति के बिजनेस को आसान बनाने के लिए जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो यहां से आपके काम के चेंजेस आते हैं। इससे पहले जितने भी आपने चेंज देखे, चाहे वो रेट में चेंज हो, चाहे वो सर्विसेज को एग्जेम्पशन देना हो या टैक्सेबिलिटी में लाना हो, वो ट्रेड के कोई इंपैक्ट नहीं करते हैं बहुत हद तक। लेकिन अब जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली में आज का वीडियो भी है, वो यहां से आपका शुरू होता है, जिसमें आपके बिजनेस की इजीनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने यहां पर काम करे हैं। अब जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट्स देखते जाएंगे तो आप एक्चुअली में कोरिलेट कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम आप पास्ट में फेस कर रहे थे उन सब चीजों का सॉल्यूशन इन्होंने यहां पर देने की कोशिश करी है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है इस रिकमेंडेशन में वो यही वाला है जो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है। इन्होंने यहां पर कंडीशनल वेवर दे दिया है दोस्तों इंटरेस्ट और पेनल्टी का, और दोनों ही चीजों का इनफैक्ट उस डिमांड के अगेंस्ट जो आपको सेक्शन 73 में रेज हुई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आप लोगों का कोई भी नोटिस आया था जिसके अगेंस्ट सेक्शन 73 में कोई आपकी डिमांड रेज हो गई है, तो उस डिमांड में जो आपका इंटरेस्ट बनता है और आपकी जो पेनल्टी इंपोज हुई है वो आपकी वेव कर दी जाएगी। अ काइंड ऑफ एमनेस्टी स्कीम आपको दी गई है। कंडीशन ये है कि आप उस पेमेंट को ओनली द टैक्स कंपोनेंट आप पे कर दें विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी पेनल्टी 31 मार्च 2025 तक। तो मान लीजिए आपका अभी हाल ही में सेक्शन 73 में नोटिस आया था, देन उसके बाद असेसमेंट हो गया और आपको फाइनली डिमांड ऑर्डर मिल गया। तो ऐसे में आप सिंपल अपनी टैक्स की पेमेंट करिए, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई आपको पेनल्टी पे नहीं करनी है। बस कंडीशन इतनी है कि वो 31 मार्च 2025 तक पे हो जाना चाहिए। देखिएगा इन डिटेल क्या लिखा है इन्होंने। कंसिडरिंग द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST Council recommend that waiving interest and penalty for demand or notices under section 73 of the CGST Act for the fiscal year 17-18, 18-19 and 19-20 in case where the taxpayer
pays the full amount of tax demanded in the notice up to this date. The waiver does not cover the demand of erroneous refunds. And to implement this, GST Council has recommended insertion of Section 128A in the CGST Act 2017. तो बड़े सिंपल सी बातों में यहाँ पर ये इन्होंने डिमांड और इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड को यहाँ पर वेव कर दिया है अगर आप 31 मार्च 2025 तक पेमेंट कर देते हैं तो। दोस्तों एक चीज यहां पर याद रखनी है, काफी लोगों का इस पर एक कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं अगर ऑलरेडी अपनी डिमांड पे कर चुका हूं अलोंग विद इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो क्या मेरे इंटरेस्ट और पेनल्टी की वापसी मिल जाएगी मुझे, क्या वो अमाउंट मुझे रिफंड आ जाएगा? दोस्तों आप भी जानते हो, हर कोई इस बात को जानता है कि वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होगा। मुश्किल क्या, मैं तो कहता हूं असंभव ही समझिए, आप वापस नहीं ला पाएंगे। तो ये एक्चुअली में उनको फायदा देगा जिन्होंने अभी तक अपनी डिमांड पे नहीं करी है या पे तो कर दी है लेकिन केवल टैक्स कंपोनेंट पे किया है। जैसे मेरे कुछ एग्जांपल में बताऊं तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका सेक्शन 73 में डिमांड जनरेट हुआ, दे हैव पेड देयर टैक्स लायबिलिटी बट दे हैव नॉट पेड द इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो ऐसे में वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, बट जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो बेनिफिट इसका नहीं उठा पाएंगे। एंड सिमिलरली वो लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जिनके अभी डिमांड ऑर्डर बनने बाकी हैं। देखिएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर इन्होंने कवर किया है वो बात करता है लिटिगेशन की इन द फाइलिंग ऑफ अपील। आप सभी जानते हैं अगर जीएसटी में अपील फाइल करने जाते हैं तो अपील में दोनों ही पार्टीज जा सकती हैं। आई मीन टू से अगर कोई टैक्स पेयर अपील में जाना चाहता है तो वो भी अपील में जा सकता है, वेयर एज अगर डिपार्टमेंट अपील में जाना चाहता है तो वो भी अपील में जा सकता है। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट अगर अपील में जाना चाहता है तो उनकी ना एक अपनी थ्रेशोल्ड होती है कि अगर इतने अमाउंट ऑफ टैक्स का मैटर है तो ही वो अपील में जाएंगे, अगर इतने अमाउंट का मैटर नहीं है तो वो अपील में नहीं जाएंगे। तो अब यहां पर लिटिगेशन को थोड़ा सा और कम करने के लिए इन्होंने इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया है। अब जो नई थ्रेशोल्ड रिलीज हुई है फॉर द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंट साइड अपील, मतलब डिपार्टमेंट आपको अपील में जाता हुआ कब देखने को मिलेगा, तो वो थ्रेशोल्ड यहां पर चेंज कर दी गई हैं। अब यहां पर कहा गया है रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कि जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब वही केसेस जाएंगे फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड जो इन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे होंगे। आई मीन टू से अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है तो 20 लाख रुपए का मैटर होना चाहिए। मींस डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि यहां पर हमारी जो डिमांड है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा की है तो वो अपील में जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का केस होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वो लिमिट कर दी गई है 2 करोड़ रुपए, जो कि ऑब्वियसली पहले कम थी। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी लिमिट है उनको यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे कि जीएसटी डिपार्टमेंट अब अपील में बहुत कम केसेस में जाए, या स्पेशल जो केसेस है जहां पर ये लिमिट क्रॉस होती है केवल उन्हीं केसेस में वो अपील में जाए। तो इस पॉइंट को यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अब अगले पॉइंट की, दैट इज प्री डिपॉजिट ऑफ द अपील। जब भी आप जीएसटी में कोई अपील फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक प्री डिपॉजिट भी करना होता है। विदाउट प्री डिपॉजिट आप अपील में नहीं जा सकते हैं। तो यहां पर ये प्री डिपॉजिट की जो लिमिट है या प्री डिपॉजिट का जो अमाउंट है उसमें रिकमेंडेशन आई है चेंज करने के लिए। देख लेते हैं क्या लिखा है यहां पर। This is a amendment in section 107 and section 112 of the CGST Act for reducing the amount of pre-deposit required to be paid for filing appeal under GST। तो obviously जो पहले आप अमाउंट पे किया करते थे अब उसको रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन इस पॉइंट में रेस की गई है। So GST Council recommend that reducing the amount of pre-deposit for filing of appeal under GST to ease cash flow एंड वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का जनरली यही एक परेशानी रहती थी कि सर अगर हम अपील में जाते हैं तो अल्टीमेटली आप हमसे 20% तो पहले ही ले लेते हो, 10% पहले ही ले लेते हो, तो हमारा पैसा तो अल्टीमेटली ब्लॉक हो गया और अपील का डिसीजन पता नहीं कब आएगा। तो ऐसे में उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो उसके चलते हुए यहाँ पर प्री डिपॉजिट अमाउंट को रिड्यूस करने की रिकमेंडेशन दी गई है। सो द मैक्सिमम अमाउंट फॉर फाइलिंग अपील with appellate authority has been reduced from 25 crore to and 25 crore CGST and SGST to 20 crore CG and 20 SGST।
तो एपिलिएट ट्रिब्यूनल में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अपील प्री डिपॉजिट आप जमा करेंगे, जो कि पहले 25-25 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब उसको 20-20 करोड़ कर दिया है। और अगर आप प्री डिपॉजिट की बात करते हैं एपिलिएट ट्रिब्यूनल की, तो उसको 20% से कम कर दिया गया है, एंड विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 करोड़ सीजी एंड 50 करोड़ एसजीएसटी टू 10% विद मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ एसजीएसटी। तो पहले एक्चुअली में 20% होता था दोस्तों, और मैक्सिमम अमाउंट रहता था 50 + 50 करोड़, जो कि अब 10% कर दिया गया है और मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है 20 + 20। इसका मतलब अगर आप अपने जो आपका असेसिंग ऑफिसर है जीएसटी में, उससे अगेंस्ट आप अपील में जाते थे, तो ऐसे में आपको 20% का डिपॉजिट देना होता था, अब वो 10% का डिपॉजिट हो गया है। और इन एनी केस जो मैक्सिमम अमाउंट पहले 50 करोड़ + 50 करोड़ रहता था सीजी प्लस एसजी, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 20 सीजी का रहेगा, 20 एसजी का रहेगा। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम वाले बिजनेसेस में आएगा, बट अदरवाइज जो छोटे वाले केसेस है वहां पर आपको 10% का ही प्री डिपॉजिट देना है, जो कि अदरवाइज पहले आपको 20% देना पड़ता था। दोस्तों बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, जो कि बात करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के टैक्सेशन के बारे में। सो जीएसटी काउंसिल ने अपनी 52वीं मीटिंग में, जब ये बात हुई थी 52वीं मीटिंग जो हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें रिकमेंड किया था कि जीएसटी लॉ को अमेंड कर दिया जाए टू एक्सक्लूड रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ईएनए होता है बेसिकली ये, from scope of GST when supplied for manufacturing alcohol liquor for human consumption. So GST Council now recommended that amendment in subsection 1 of section 9 of the CGST Act is not levying GST on extra neutral alcohol used for manufacture or alcoholic liquor for human consumption. तो ये चीज यहां पर क्लैरिफाई कर दी गई है कि सेक्शन में जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूड ही किया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। नाउ आपके लिए जो सबसे मेजर चेंज यहां पर रिकमेंडेशन में आया है वो है पॉइंट नंबर 5। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो आप सब जानते हैं कि आपका टीसीएस कलेक्ट होता है एट द रेट ऑफ 1%, और ये 1% जो होता है वो बेसिकली 50% होता है सीजीएसटी, मींस 0.5 इज द सीजीएसटी एंड 0.5 इज द एसजीएसटी। एवरी ई कॉमर्स सेलर इस बात को अच्छे से जानता है कि उसका जीएसटी में टीसीएस कलेक्ट होता है और वो टोटल 1% के हिसाब से होता है, और ये पैसा आपके जीएसटी के कैश लेजर में जाकर भी बैठ जाता है। तो दोस्तों इस रिकमेंडेशन में अब इन्होंने इस 1% के रेट को हाफ करने की बात कर दी है। इसका मतलब जो अब 1% का रेट है दैट विल बी 0.5, और 0.5 में भी दो हिस्से रहेंगे। सो आइडियली 50% जो हिस्सा होगा वो सीजीएसटी में जाएगा और 50% आपका एसजीएसटी में जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 0.25 इज फॉर सीजीएसटी एंड 0.25 इज फॉर एसजीएसटी। देखिएगा यहां पर e-commerce operator are required to collect the TCS on net taxable supply under section 52 of the CGST Act. GST Council has recommended to reduce the TCS from present 1% to 0.5 न्यू रेट। मतलब पहले जो 0.5 + 0.5 सीजी और एसजी होता था, आइडियली वो 1 हो जाता था, अब उसको कम करके इन्होंने टोटल ही 0.5 कर दिया, जिसमें 0.25 फॉर सीजीएसटी एंड 0.25 फॉर एसजीएसटी रहेगा। सो यहां पर जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अब वो आपका टीसीएस 1% से कलेक्ट नहीं करेंगे, रादर दे विल कलेक्ट द टीसीएस एट 0.5%। यहां पर भी अगेन आपको आपका कैश फ्लो थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है वो आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 इज फॉर द टाइम फॉर फाइलिंग अपील इन जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों पहले आपको अपील फाइल करने के लिए जो टाइम मिला करता था, अगर आप ट्रिब्यूनल में अपनी अपील लेकर जाते हैं तो उस टाइम में यहां पर चेंज किया गया है। देखिएगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड अमेंडिंग सेक्शन 112 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टू अलाउ एन 3-month पीरियड फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल टू स्टार्ट फ्रॉम द डेट to be notified by the government in respect of appeal or revision order passed before the date of said notification. This will give sufficient time to taxpayer to file appeal
बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली अगर आप ट्रिब्यूनल में अपील लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 3 महीने का यहां पर समय देने की बातें हो रही हैं। नाउ अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 आप सभी लोगों के लिए काम का है। एक्चुअली में ये एक पेन एरिया था काफी लोगों का, जिसको इन्होंने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करी है। डेफिनेटली इस रिकमेंडेशन के बाद जब इसका सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये आप जैसे काफी लोगों की आपकी हेल्प करेगा। किस प्रकार से है यहाँ पर रिकमेंडेशन देखिएगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। दोस्तों जब 2017 में जीएसटी आया था उस समय काफी लोगों में क्लैरिटी नहीं थी, चीजें बड़ी मिसमैच होती थी। तो ऐसे में लोग अपनी R1 और 3B को कभी भी टाइम से नहीं भरा करते थे। इवन मैंने तो ऐसे भी कई केसेस देखे हैं जहां पर लोगों ने अपनी R1 तो फाइल कर दी और 3B फाइल करी है बहुत लंबे टाइम के बाद। हालांकि उन्होंने लेट फीस वगैरह सब कुछ पे किया होगा उस समय पर, बट स्टिल उन्होंने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी, जिसकी वजह से इंपैक्ट ये हुआ कि जो रेसिपिएंट हैं उनके आईटीसी उनके डिसअलाउ हो गए। तो अब जब फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपको डिमांड के नोटिसेस आए हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपकी डिमांड्स बनी हैं, तो डेफिनेटली वहां पर सबसे बड़ा रीजन आपके आईटीसी मिसमैच का था। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया बट आपने ये पाया कि जो आपका सप्लायर है वो आईटीसी को, वो अपनी R1 को टाइम से नहीं भर रहा था, उसने अपनी 3B को टाइम से नहीं भरा, जिसकी वजह से आपके आईटीसी के अलाउंसेस पर क्वेश्चन उठ गए और आपका आईटीसी एक्चुअली में डिसअलाउ कर दिया गया और जिसकी वजह से आपके ऊपर डिमांड रेस कर दी गई। तो यहां पर दोस्तों अब उन आईटीसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने टाइमलाइन में थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड काउंसिल हैज रिकमेंडेड दैट कि आईटीसी लेने का जो हम समय आपको दे रहे थे उसको हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड। इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं है, कुछ कंडीशन पर बेस्ड है। देखिएगा क्या कहा गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस। सो सेक्शन 16(4) जो एक्चुअली में आईटीसी को कवर करता है उसमें इन्होंने चेंजेस करने की बात करी है, रिलैक्सेशन इन द कंडीशंस की कुछ बात करी है। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ इनिशियल ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, क्योंकि जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया था तब काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कोई भी समय पर अपना काम नहीं कर पा रहा था। आई मीन टू से फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, इन 4 सालों को यहां पर कवर कर रहे हैं। सो काउंसिल रिकमेंड दैट टाइम लिमिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16(4) दो एनी रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल्ड अप टू 30/11/2021। तो काउंसिल ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की 3B 30 नवंबर 2021 तक भी भर दी होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर दीज मे बी डीम टू बी 31/11/2021। तो इसका मतलब उसकी जो ड्यू डेट है वो 31/11/2021 मान ली जाएगी। और इसका मतलब ये होता है कि अगर उसने 30/11/2021 तक अपनी 3B फाइल कर दी है, अपनी डिमांड पे कर दी है, अपनी लाइबिलिटी पे कर दी है, तो उसका आईटीसी पास ऑन हो जाएगा। तो जो रेसिपिएंट है उनके आईटीसी पर कोई डिसअलाउंसेस वहां पर नहीं की जाएगी। फॉर द सेम requisite amendment in section 16(4) of the CGST Act retrospectively 1/7/2017 से रिकमेंड की गई है बाय द काउंसिल। तो दोस्तों एक्चुअली में इस वाले पॉइंट का ना मेरे काफी सारे क्लाइंट्सों को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मेरे काफी सारे क्लाइंट के जो सप्लायर्स हैं उन्होंने अपनी रिटर्न एक्चुअली में लेट फाइल करी, जिसकी वजह से अब हमारे ऊपर मतलब क्लाइंट्स के ऊपर नोटिस आए हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 के, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, जहां पर आईटीसी मिसमैच को लेकर कुछ बातें हैं। तो अब इस पॉइंट के आ जाने के बाद से डेफिनेटली हम उन नोटिस के रिप्लाई कर पाएंगे और वहां पर जो क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं आईटीसी को लेकर उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन याद रहे ये केवल इन्हीं 4 सालों के लिए बेनिफिट है, उसके बाद के जितने भी साल हैं उनके लिए बेनिफिट अभी यहां पर नहीं है। दोस्तों यहां पर एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, जीएसटी काउंसिल ने यह भी रिकमेंड किया है रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट इन सेक्शन 16(4) टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017 to conditionally relax the provision of section 16(4) in the CGST Act where the return for the period from the date of cancellation of registration effective the date of registration till the date of revocation of cancellation of the registration are filed by the registered person within 30 days from the date of revocation।
तो बेसिकली दोस्तों इस पॉइंट में उन्होंने उस चीज को रिलैक्स करने की कोशिश करी है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालता है और बाद में उसका नंबर रिवोक हो जाता है। अब जितने बीच में जैसे कैंसिलेशन हुआ और नंबर रिवोक हुआ, उस बीच की वो रिटर्न कब भरेगा? तो ऑब्वियसली वो रिवोकेशन होने के बाद फाइल करेगा। तो रिवोकेशन होने के बाद अगर वो अपनी रिटर्न्स भर देता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, तो भी उस केस में उसका आईटीसी पास ऑन हो जाएगा। रेसिपिएंट को आईटीसी से रिलेटेड कोई चैलेंज इस केस में नहीं आएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है आप सभी लोगों को। और आई बिलीव आप जीएसटी में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आईटीसी इज वन ऑफ द पेन एरिया ऑफ द जीएसटी, जिसको यहां पर इन्होंने अब थोड़ा सा सही करने की कोशिश की है। यहां पर एक एमनेस्टी स्कीम मैं कह सकता हूं, या रिलैक्सेशन आपको दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। एक्चुअली ये उस समय से रिलेटेड है जब जीएसटी में काफी सारे हौच पौच थे, चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं थी, तो आप ऐसे में इसको यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो कंपोजिशन वालों के लिए भी एक अच्छी खबर यहां पर आने वाली है। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर अपनी एनुअल रिटर्न फाइल किया करते थे जीएसटीआर 4, और जो कि उनके 30 अप्रैल तक करनी होती थी, एक्चुअली में काफी कम समय है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही 30 अप्रैल को उनको कहा जाता था अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करिए। अब उस एनुअल रिटर्न की डेट को बढ़ाने की बात हो रही है, और यहां पर अब जो नई डेट दी जाएगी वो 30 जून दी जाएगी। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ 30 अप्रैल आपको अपनी जीएसटीआर 4 फाइल करनी है, दैट इज टू से एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है 30 जून अगले साल की। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आप रिटर्न भरते 30 अप्रैल, अब उसको बढ़ाकर ये 30 जून की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स चेंज होगी। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न 30 अप्रैल 24 तक जानी थी वो जा चुकी है। जिन्होंने नहीं भरी है उनकी लेट फीस एज इट इज रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जो रिटर्न जानी है, आई मीन टू से जो आप पहली बार रिटर्न भरेंगे अब अगले साल में, वो आपके लिए 30 जून की हो जाएगी, अगर ये सर्कुलर नोटिफिकेशन में आ जाता है तो। नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की। दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होगा और आपके लिए एक्चुअली में जरूरी भी है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। सर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आपकी 3B में आपकी लाइबिलिटी बनी मान लीजिए 1,20,000 रुपए, और आपने अपनी 3B को 2 दिन लेट फाइल किया। मैं कहता हूं कि 2 दिन अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो डेफिनेटली 2 दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सवाल उठता है सर कितने रुपए पर देना पड़ेगा? तो देखिए अभी तक की प्रैक्टिस क्या चल रही थी इस रिकमेंडेशन के आने से पहले, तो सर प्रैक्टिस ये कहती थी कि आपने सरकार का 1,20,000 रुपए देर से पे किया है तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कितने दिन का देना पड़ेगा? तो सर आपको 2 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। जीएसटी में जब भी इंटरेस्ट लगता है तो 2 दिन का ही डेज के हिसाब से ही लगता है। तो अगर आपने 2 दिन का डिले किया है तो 2 दिन का आप इंटरेस्ट पे करते हैं। दिस इज द जनरल प्रैक्टिस जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे। अच्छा, मैं इस बात को कभी भी नहीं कंसीडर करता था कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है। मैं हमेशा ये तो देख लिया करता था कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना पैसा पड़ा है। इसका मतलब कितना अमाउंट है जो मैं नेट पे करने जाऊंगा। हमेशा आपको याद होगा जीएसटी में इंटरेस्ट कभी भी ग्रॉस पर चार्ज नहीं होता, रादर नेट पर चार्ज होता है। नेट का मतलब होता है दोस्तों आपकी टोटल आउटपुट लाइबिलिटी माइनस आपके इनपुट्स आईटीसी। तो जो नेट लाइबिलिटी है, नेट लाइबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू पे इन कैश, उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन उसमें हम कभी ये नहीं देखते थे कि हमारे कैश लेजर में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा हुआ है। हम तो बस ये देखते थे कि मुझे टोटल पे कितना करना है, चाहे वो कैश लेजर से हो चाहे वो मेरे बैंक से सीधे पे हो। तो अब यहां पर इन्होंने रिकमेंड क्या किया, बहुत अच्छा पॉइंट रिकमेंड किया। ये कहते हैं कि जो पैसा आपका हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ होगा उस पैसे पर हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो टेक्निकली जो 1,20,000 रुपए की मेरी डिमांड बनती है, मेरी लाइबिलिटी बनती है,
उस लाइबिलिटी को मैं कैसे पे करूंगा? तो सर 1 लाख रुपए तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से निकाल के लाऊंगा और सर 20,000 रुपए की मैं फर्दर पेमेंट करूंगा जो कि सीधे मेरे बैंक से पहले मेरे कैश लेजर में चली जाएगी और बाद में वो मेरी लाइबिलिटी को पे कर देगी। तो टेक्निकली जो पैसा मेरा उनके पास पड़ा हुआ है, भले ही कहने को वो मेरे पोर्टल पर है, भले ही वो कैश लेजर में है, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो सरकार के पास ही ना। कोई वो मेरा पर्सनल पैसा तो है नहीं कि मेरे पास ही बैंक में है, मैं जब चाहे उसे तब निकाल लूं, मैं यूज कर लूं। मैं उसको जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। इवन आप तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे थे उस पैसे पर। तो अब यहां पर इन्होंने बेनिफिट ये दे दिया कि आपकी जो लाइबिलिटी बनी जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करते, उस लाइबिलिटी में से हम उस अमाउंट को भी माइनस कर लेंगे जो आपका कैश लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा। तो टेक्निकली इंटरेस्ट केवल उस कंपोनेंट पर लगेगा जो आप उसी समय पर पे करने वाले हो एज एन लाइबिलिटी। देखिएगा, अमेंडमेंट ऑफ रूल 88B of the CGST rule 2017 in respect of interest under section 50 of the CGST Act on delayed filing of return in case where the credit is available in the electronic cash ledger on the due date of filing of said return। तो मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है 20 तारीख, आपने 20 तारीख को रिटर्न नहीं भरी, आपने रिटर्न 22 तारीख को भरी, बट 20 तारीख को आपके कैश लेजर में पैसे थे और अब आप 22 तारीख को उसको पे करते हो, तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये कहते हुए कि आपने रिटर्न 2 दिन लेट फाइल करी है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने तो पैसा हमारे कैश लेजर में 20 तारीख को डलवा दिया ना, भले ही वो आपने यूज ना किया हो टू फाइल द रिटर्न, बट अल्टीमेटली पैसे तो आपने निकाल ही दिए थे अपने बैंक से और हमारे जीएसटी पोर्टल के बैंक में डाल दिए थे। दैट इज द रीजन देयर शुड नॉट बी एनी इंटरेस्ट। इसका मतलब मेरे एग्जांपल में अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा का पूरा 1/20 पड़ा होता और मैं 2 दिन भी रिटर्न लेट भर देता तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ये पॉइंट है जो यहां पर इन्होंने रिकमेंड किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड amendment in rule 88B of the CGST rule to provide that amount which is available in the electronic cash ledger on the date of filing of return is debited while filing the said return shall not be included while calculating interest under section 50 of the CGST Act in respect of delayed filing of said returns। दोस्तों बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 10 की, which is not applicable for a general business and practice। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मेजर रिकमेंडेशंस दिखाने वाला हूं जो इन जनरल आपकी प्रैक्टिस को इंपैक्ट करते हैं, एक जनरल बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 10 में कवर नहीं कर रहा हूं। नाउ पॉइंट नंबर 11 is about the additional integrated tax paid on account of upward revision in the prices of goods to subsequent to the export। That is obviously related to the export business। तो अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये पॉइंट काम का है। क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। GST Council recommend to prescribe the mechanism for claiming refund of additional IGST paid on account of upward revision in the prices of goods subsequent to their export। So this will facilitate a large number of taxpayers who are required to pay additional GST on account of upward revision in the prices of goods subsequent to export in claiming of refund of additional IGST। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया और जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो 10 लाख रुपए पर मैंने 18% का GST पे कर दिया। देन बाद में एक्सपोर्ट करने के बाद प्राइस में रिवीजन हो गया और वो अपवर्ड रिवीजन हुआ। इसका मतलब अब जो माल मैंने 10 लाख रुपए का बेचा था वो अपवर्ड रिवीजन होने की वजह से 10 का नहीं वो 12 लाख रुपए का कंसीडर होता है। तो डेफिनेटली क्योंकि मैंने सप्लाई 12 लाख की करी है तो अब इसका मतलब जीएसटी भी मुझे 12 लाख पर देना चाहिए था, तो मैंने वो एडिशनल जीएसटी पे कर दिया 2 लाख रुपए का। अब जब मैं रिफंड लेने जाता हूं तो 10 लाख रुपए वाला रिफंड तो मुझे बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो 2 लाख रुपए का मैंने एडिशनल जीएसटी पे किया था, 2 लाख रुपए के ऊपर जो मैंने एडिशनल जीएसटी पे किया था वो रिफंड मिलने में मुझे काफी चैलेंजेस आते हैं। तो उसको आसानी से रिफंड करने के लिए यहां पर रिकमेंडेशन प्रपोज की गई है कि जो अपवर्ड रिवीजन हुई है आपके प्राइस में
उसकी वजह से जो आपने एडिशनल जीएसटी हमें पे किया था वो भी आपको अब आसानी से रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिलेटेड पर्सन के वैल्यूएशन से रिलेटेड यहां पर पॉइंट है, clarification regarding valuation of supply of import of service by a related person where the recipient is eligible to full input tax credit। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, इंपोर्ट वालों के काम का है, तो इसको मैं सेपरेट एक वीडियो में कवर कर लूंगा जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए रहेगा। उसके बाद फिर बात करते हैं यहां पर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डक्ट्स एंड मोन होल्स यूज्ड इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो जो लोग ये फाइबर केबल्स वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट है, इन जनरल आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको भी कवर नहीं कर रहा हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर यू, उसकी मैं बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 15 आपके लिए एज सच नहीं है। पॉइंट नंबर 16 है जो बात करता है आरसीएम के बारे में। आइए इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यहां पर क्या रिकमेंड किया गया है। सो पॉइंट नंबर 16, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय रेसिपिएंट अंडर द आरसीएम। सो काउंसिल रिकमेंड टू क्लैरिफाई दैट इन केस ऑफ अ सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। काफी लोगों का चैलेंज आता है, अनरजिस्टर्ड से माल खरीद कर लाए हैं, अनरजिस्टर्ड से सर्विस लेकर आए हैं, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं। सो वेयर द टैक्स हैज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम एंड इनवॉइसेस इज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट ओनली, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है जिससे आपने माल खरीदा, वो तो इनवॉइस दे नहीं रहा। सो द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन of time limit for availment of input tax credit under the provision of section 16(4) is the financial year in which the invoice has been issued by the recipient। तो being a recipient आप अपने आप को ही इनवॉइस दोगे आरसीएम का, तो टाइम आपका जो शुरू होगा आईटीसी क्लेम करने का वो उसी फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनवॉइस रेस किया होगा अपने आप के ऊपर, जिसको कि हम सेल्फ इनवॉइस के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 17 में लिटिगेशन से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। काफी सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो लिटिगेशन को रिड्यूस करेंगे, केवल हम हेडिंग देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन फॉलोइंग इशू टू प्रोवाइड क्लैरिटी टू ट्रेड एंड टैक्स ऑफिसर टू रिड्यूस लिटिगेशन। सो दिस इज एट अ डिपार्टमेंटल साइड, आपके उतने काम के नहीं है ये पॉइंट। जो आपके काम का पॉइंट है वो आप अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 19। जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बात करी थी जीएसटीआर 1A के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जीएसटीआर 1A इंट्रोड्यूस होने वाली है, रिकमेंड हो चुकी है, अब बहुत जल्द आपके पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जीएसटीआर 1A है क्या? देखिए, जब आप अपनी R1 फाइल कर देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली R1 को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, R1 को रीसेट करने का या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं है एज सच। अगर आप कोई गलती कर भी देते हैं तो अगेन आपको अगले महीने की R1 में उस रिकॉर्ड को अमेंड करना होता है, चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, वॉट एवर द एरर इज, वो अब अगले महीने की ही R1 में अमेंड हो सकती है। ये एक यहां पर प्रोविजन अभी था। अब ये इंट्रोड्यूस क्या करने वाले हैं, तो ये कह रहे हैं हम एक नया रिटर्न लेकर आएंगे R1A। उसमें हम क्या करेंगे कि लेट से आपने अपनी R फाइल कर दी, R फाइल करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप उस गलती का सुधार कर सकते हैं R1A के अंदर। लेकिन याद रहे ये R1A आपको 3B फाइल करने से पहले करनी है। इसका मतलब जब आप R1 भर देंगे, R1A में गलतियों का सुधार कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी 3B भरिए। 3B बेसिकली R1 से और R1A से दोनों से मिक्स करके नेट आपका डेटा उठाकर लाएगी और आपकी लाइबिलिटी बनाकर आपके सामने रख देगी, जिस लाइबिलिटी को आप एक्चुअली में पे कर देंगे। तो यहां पर R1 में होने वाली गलतियों को सेम महीने में सुधारने के लिए आपको एक नया टूल दिया जा रहा है जिसका नाम है R1A। अभी हम अगले महीने का इंतजार करते थे, मेरा रेसिपिएंट भी अगले महीने का ही इंतजार करता था, वो इंतजार खत्म कर रहे हैं R1A लाकर।
लेकिन अब इसमें दोस्तों मेरा एक पर्सनल चैलेंज है जो मैंने नोटिस किया, आई थॉट आप भी नोटिस कर लोगे जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे। अब वो चैलेंज क्या है समझिए। सर मैं अपनी R1 बनाता हूं, मैं अपनी R1 11 तारीख तक फाइल करता हूं। अब 11 तारीख के बाद 13 तारीख, इनफैक्ट 14 तारीख को, 13 तारीख भी नहीं कहूंगा, 14 तारीख को जो मेरा रेसिपिएंट है वो अपना टू बी चेक करता है। और जब 14 तारीख को वो अपना टू बी चेक करता है तो वो ये देखता है कि मेरे कितने इनपुट बने हैं जो मैंने एक्चुअली में लोगों से सप्लाई रिसीव करी है। अब आप इमेजिन करिए, मैं अपनी R1 को तो चेंज नहीं कर सकता ना 11 तारीख के बाद, लेकिन मैं अपनी R1A को तो बदल सकता हूं। मैंने 15 तारीख को अपनी R1A रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, मैंने R1 भरी 11 तारीख को, मेरे रेसिपिएंट का टू बी बन गया 14 तारीख को, वो रेसिपिएंट जो है टू बी देख रहा है 14 तारीख को, और 15 तारीख को आकर मैंने अपनी R1A में रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, अमेंड कर दिया। तो क्या मेरे रेसिपिएंट का ITC भी चेंज हो जाएगा? क्या मेरे R1A भरने से मेरे रेसिपिएंट के ITC पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, ये एड्रेस होनी चाहिए सिचुएशन, और होपफुली R1A आने से पहले इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो R1A आ गई और उसके बाद जो 2B है उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि 2B अभी आज की डेट में फायदेमंद क्यों है? क्योंकि 2B बिल्कुल स्टैटिक है, चेंज नहीं होती, जो बन गई सो बन गई। 2A बल्कि डायनामिक है, 2B स्टैटिक है, फिक्स है। तो 2B फिक्स रहेगी तभी तो रहेगी ना जब कोई अमेंडमेंट सेम मंथ में नहीं होगी, और आपने तो सेम मंथ में अमेंडमेंट करने के लिए नया टेबल दे दिया R1A। तो ऐसे में यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये कैसे काम करेगी, इस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। हालांकि ये एक नया टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेट्स सी क्या कहते हैं इसके बारे में। सो द सेंट्रल काउंसिल रिकमेंड प्रोवाइडिंग न्यू ऑप्शनल फैसिलिटी बाय way of form GST-R1A to facilitate the taxpayer to amend the detail in form number R1 of the tax period or to declare the additional details if any before filing of return in form 3B for the said period. This will facilitate to add any particular of the supply of the current tax period missed out in the reporting of R1, said tax period to amend any particular already declared in R1 of the current tax period, and to ensure the correct liability is auto populated in 3B. तो इसके लिए इन्होंने R1A तो बना दी, बट स्टिल अभी क्लैरिटी बाकी है कि इसका इंपैक्ट 2B में किस प्रकार से जाएगा, क्योंकि 2B तो फ्रीज हो गई, 2B 14 तारीख को जो बन गई वो बन गई, अब उसको तो कोई बदल नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन ये है क्या R1A का इंपैक्ट 2B में जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 20 की, जो कि आपकी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। तो आपको एनुअल रिटर्न 9 जो कि फाइल करनी होती है मैंडेटरली अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है। तो सेम पॉइंट यहां पर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 उन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट रहेगी जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है। तो अगर आप लोगों का भी टर्नओवर 2 करोड़ तक रहता है तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 भी एग्जेम्प्ट रहने वाला है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9 के बारे में बात की है इन्होंने। इसके बाद यहां पर जो इन्होंने चेंज किया है रेट्रोस्पेक्टिवली वो पीनल प्रोविजंस को लेकर किया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के केस में हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टीसीएस एंड नॉट अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी 2 तरह के इको हैं, एक 9(5) वाले इको हैं जो कि 9(5) में लाइबिलिटी पे करते हैं, और एक वो वाले इको हैं जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हैं। तो जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हैं उनके रेस्पेक्ट में यहां पर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई है अबाउट द टीसीएस कलेक्शन। तो ये चीज यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 22 में बेसिकली इन्होंने DRC 03 से रिलेटेड बात करी है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं।
दोस्तों जब भी हम कोई अपील फाइल करने जाते हैं तो हमें प्री डिपॉजिट फाइल करना होता है, और वो प्री डिपॉजिट फाइल करने का मैकेनिज्म है DRC 03। अब DRC 03 की एडजस्टमेंट प्री डिपॉजिट के साथ हो पाए, इसके लिए यहां पर मैकेनिज्म रिलीज करने की बात हो रही है। तो यहां पर इन्होंने रिकमेंड किया है एक मैकेनिज्म रिलीज किया जाए जिसमें आप बेसिकली अपने DRC 03 को एडजस्ट कर सकें आपके प्री डिपॉजिट वाले अमाउंट से। So the council recommended amendment in Rule 142 of the CGST rule to issuance of circular to prescribe a mechanism for adjustment of an amount paid in respect of demand through form number GST DRC 03 against the amount to be paid as pre-deposit for filing of appeal। तो यहां पर इसके बारे में बात की गई है। इसके नीचे आप जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं दोस्तों, दीज आर नॉट एप्लीकेबल्स फॉर यू, रादर दीज आर फॉर द लॉ एंड प्रोसीजर्स। तो यहां पर ये जितने भी पॉइंट हैं अब आपके वो लॉ एंड प्रोसीजरल को फैसिलिटेट करने के लिए बनेंगे। जैसे कि मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो यहां पर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो इससे जो फेक ITC वाले केसेस हैं, फेक फर्म्स हैं, बोगस बिल्स वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ हद तक यहां पर ये बात कर रहे हैं कि एलिमिनेट हो जाएंगे अगर बायोमेट्रिक आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होने लगी एट द टाइम ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद यहां पर इन्होंने कुछ कॉमन टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिसेस एंड ऑर्डर इररिस्पेक्टिव वेदर द केस इन्वॉल्व फ्रॉड, सुप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। तो जो यहां पर नोटिसेस काफी लंबे समय तक इश्यूज होते रहते हैं, लिटिगेशंस चलती रहती हैं, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की बात करी है और एक कॉमन टाइम लिमिट डिसाइड करने की बात करिए कि हम आपको नोटिस कब तक इशू कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो बोनाफाइड केस है या मेलाफाइड केस है। तो यहां पर इसके बारे में कुछ चेंजेस करने की बातें हो रही हैं। देन पॉइंट नंबर 26 बात करता है सेक्शन 54 ऑफ द CGST टू कर्टेल रिफंड ऑफ IGST वेयर द एक्सपोर्ट ड्यूटी इज पेबल। So this is again related to export. I will discuss this point separately for the exports business only, जहां पर हम बात करेंगे। Now point number जो 27 है ये आपके काम का है। आपको याद होगा B2C दो प्रकार के होते हैं। जब हम R1 फाइल करते हैं तो B2C में दो प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, एक B2C लार्ज होता है और एक होता है B2C अदर। सो B2C लार्ज में मैंने आपको बोला था जब भी कोई इंटर स्टेट सप्लाई होगी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को होगी, वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख, दैट विल बी कंसीडर्ड एज B2C लार्ज, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज B2B अदर। तो दोस्तों ये जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है ना B2C लार्ज बनाने के लिए, इस लिमिट को ये अमेंड कर रहे हैं, रिकमेंड किया है इन्होंने कि इस लिमिट को चेंज कर दिया जाए और लिमिट 1 लाख रुपए की बना दी जाए। सो पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, द थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ B2C इंटर स्टेट सप्लाई इनवॉइस वाइज टेबल इन 5 फॉर्म GSTR 1 was recommended to reduce from 2.5 lakh to 1 lakh। तो जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट होती थी B2C लार्ज के लिए, उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो 28वां नंबर पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी है आपके लिए, देखिएगा इस पॉइंट में क्या कहते हैं। GSTR 7 के बारे में बात हो रही है। सो बेसिकली दोस्तों GSTR 7 होती है TDS की रिटर्न। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS अंडर GST, उनके पास अभी तक का क्या ऑप्शन होता था कि अगर किसी महीने उन्होंने TDS का डिडक्शन किया है तो वो अपनी रिटर्न फाइल करें, और जिस महीने उन्होंने TDS का डिडक्शन नहीं किया है तो वो उस महीने रिटर्न फाइल ना करें। लेकिन अब यहां पर प्रपोज क्या किया जा रहा है इस काउंसिल मीटिंग में कि जितने भी लोग TDS का डिडक्शन करने के लिए लायबल हैं, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने TDS का डिडक्शन किया है या नहीं किया है, वो अपनी रिटर्न हर महीने भरेंगे ही भरेंगे। इसका मतलब चाहे नील की रिटर्न हो चाहे नील की रिटर्न ना हो, दोनों ही केसेस में उनको अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा, विच इज GSTR 7। सो देखिएगा, Council recommend that in form GSTR 7 is to be filed by the registered person who are required to deduct the TDS under section 51 to be filed every month, irrespective whether any tax has been deducted during the said month or not. It is also been recommended that no late fees may be payable for delayed filing of nil return।
तो नील की रिटर्न अगर लेट भी हो जाएगी तो आपसे लेट फीस नहीं लेंगे, ये अलग बात है, बट रिटर्न तो आपको भरनी पड़ेगी। So further, it has been recommended that invoice-wise detail may be required to furnish in the form GSTR 7 return। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस हैं जो अभी एक्चुअली में 53 काउंसिल मीटिंग के अंदर रिकमेंड किए हैं। ऑब्वियसली थोड़े ही समय के अंदर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप इन चेंजेस को इंप्लीमेंट होते हुए देख पाएंगे। जैसे जैसे ही नोटिफिकेशंस और सर्कुलर रिलीज होंगे मैं उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको इसी प्रकार से अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसी प्रकार से कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।